हेलो दोस्त। आज फिर हाजिर है बायोलॉजी की अगली क्लास के साथ। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारा आज का टॉपिक है बैक्टीरिया, जीवाणु। इससे पहला है जीवाणु की खोज। खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक महोदय ने की थी। कोई कोई बुक में 1683 भी देता है और कोई कोई बुक में 1676 भी देता है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार एग्जाम में दोनों याद रखें। जो 6 साल का डिफरेंस है उसको ऑप्शन के अनुसार डील करें। उस ल्यूवेनहॉक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। उसके बाद है जीवाणु विज्ञान का पिता, ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक महोदय ने ही की थी। उसका बाद अगला है जीवाणु नाम दिया। जीवाणु का नामकरण किया, जीवाणु नाम दिया एहरेनबर्ग ने 1829 में। उसके बाद अगला है जीवाणु प्राय एक कोशिकीय होते हैं। अधिकतर जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। उसके बाद अगला है लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने यह बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है और जन्म सिद्धांत दिया। किसने? रॉबर्ट कोच महोदय ने जीवाणुओं का जन्म सिद्धांत दिया। लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच ने यह बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है। उसके बाद जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। नाम से यह स्पष्ट है, बैक्टीरिया में जीवाणु तो बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद जिन जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वे प्रकाश संश्लेषी या परपोषित होते हैं। अगला है रेबीज के टीका की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर महोदय ने की थी। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज भी लुई पास्चर ने ही की थी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के प्रकार देखते हैं। बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलिया। बैसिलस, बैसिलस मतलब छड़नुमा, बेलाकार और डंडाकार। बैसिलस जो होते हैं वो क्या तो छड़ छड़ के आकार के होते हैं या बेलनाकार होते हैं या डंडाकार होते हैं। उसके बाद है कोकस। कोकस गोल आकार का होता है। सबसे छोटा बैक्टीरिया कोकस ही होता है, गोला, एकदम छोटा गोला के आकार का होता है। उसका बाद अगला है विब्रियो, कॉमा के आकार का होता है। और स्पाइरला स्प्रिंग, स्क्रू या स्पाइरल सर्पिल होता है। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया, तो जीवाणु के लाभ। मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई पाचन में सहायक होते हैं। बिहार एसआई के एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है जो पाचन में सहायक होता है? तो ई कोलाई। उसके बाद अगला है दूध की शर्करा लैक्टोज को किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदलना। तो यह लैक्टोबैसिलस का काम है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का काम है दूध की शर्करा लैक्टोज को किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदलना। उसके बाद अगला है तंबाकू के पत्ते में गंध क्यों होता है? तो ये भी बैक्टीरिया का होता है, माइक्रोकोकस बैक्टीरिया इसमें होता है। फिर उसके बाद अगला है चाय के पत्ते में सुगंध जो होता है वो किस जीवाणु के कारण पैदा होता है? तो मेगाथीरियम। चाय के पत्ते में जो सुगंध होता है वो मेगाथीरियम बैक्टीरिया के कारण होता है। अब कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ लॉस भी है। तो जीवाणु से हानि देखेंगे। जिसे पहला है खाद्य पदार्थ को विषाक्त बनाने वाले जीवाणु स्टेफिलोकोकस होते हैं। उसके बाद अगला है कपास के रेशों को नष्ट करने वाला जीवाणु। तो साइटोफाज जीवाणु जो है वो कपास के रेशों को नष्ट करते हैं। कौन? साइटोफाज जीवाणु। उसके बाद अगला है जीवाणु मिट्टी का विनाइट्रीकरण कर उसकी उर्वरता कम कर देते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे भी है जो मिट्टी को विनाइट्रीकरण कर देते हैं और उसकी उर्वरता समाप्त कर देते हैं या कम कर देते हैं। और अभी पीछे बोले सबसे छोटा जीवाणु का आकार होता है कोकस। तो हम देख लिए जो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं, बैसिलाई, कोकाइस या कोकस, विब्रियो और स्पाइरला। फिर बैक्टीरिया के बेनिफिट्स भी देख लिए, बैक्टीरिया से लॉस भी देख लिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य एनाबीना और नॉस्टक नामक साइनोबैक्टीरिया द्वारा होता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है उसके लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया है एनाबीना और नॉस्टक। उसका अगला है मटर पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करने वाले और जड़ में रहने वाले कौन सा बैक्टीरिया? तो राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम नामक जीवाणु जड़ में होता है। तो मटर पौधों की जड़ में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं वो राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अगला है चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों को हटाने का जो काम करता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इस प्रोसेस को टैनिंग कहा जाता है। उसके बाद अगला जीवाणु कोशिका में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और
एंटीबायोटिक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बॉक्समैन महोदय ने किया था। अब है जीवाणु से होने वाले कुछ रोग, जैसे गेहूं का टुंडू रोग किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु से होता है। उसके बाद अगला है साइट्रस कैंकर, ये भी जीवाणु से होता है, नींबू में होता है। साइट्रस कैंकर नींबू में होता है। गेहूं का टुंडू रोग जीवाणु से गेहूं में होता है। उसके बाद है धान का अंगमारी रोग, यह भी धान में होता है और जीवाणु से होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, यह कॉटन में होता है और यह जीवाणु से होने वाला बीमारी है। और आलू का सैथिल रोग है, यह जीवाणु से ही होता है। उसका अगला है तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, जैसे पहला है धान में खैरा रोग, जस्ता की कमी से होता है। उसका अगला चुकंदर में हट रोग, धान में जस्ता की कमी से होता है खैरा रोग, किस में, धान में। उसका चुकंदर में हट रॉट, बोरॉन की कमी से होता है। अगला मक्का में व्हाइट बर्ड, जस्ता की कमी से होता है। लीची में पत्ती जल जाता है, देखते होइएगा लीची का पौधा में पत्ती जल जाता है, पोटेशियम की कमी से होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, तो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। नींबू में डाइवैक या लिटिल लीफ बीमारी होता है, तांबा की कमी से होता है। तांबा की परमाणु संख्या 29। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ बीमारी जस्ता की कमी से होता है। जस्ता की परमाणु संख्या 30। एटॉमिक नंबर भी याद रखना एकदम जरूरी, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आम और बैगन में लिटिल लीफ बीमारी जो होता है वह जस्ता की कमी से होता है। उसके बाद अगला है आंवला में निक्रोसिस तथा फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग, यह बोरोन की कमी से होता है। उसके बाद है गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग, मैग्नीज की कमी से होता है। शलजम में वाटर कोर, यह बीमारी भी मैग्नीज की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग, यह भंडारण में ऑक्सीजन की कमी होने से यह होता है। और कुछ देख लेते हैं, ये पिछली क्लास में हुआ था और आज फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। जीवाणु से होने वाले कुछ रोग जो मनुष्यों में होते हैं, जैसे हैजा, यह आंत को प्रभावित करते हैं। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होते हैं। ये टाइफाइड, नाम से यह स्पष्ट है टाइफाइड, तो यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होते हैं और यह भी मनुष्य की आंत को ही प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगला क्षय रोग, यह फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसके जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। उसके बाद अगला है निमोनिया फेफड़ा को ही प्रभावित करते हैं। कोरोना वायरस जो भी है वह भी फेफड़ा को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो वायरल बीमारी है और ये बैक्टीरियल है। तो निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण ये होते हैं। उसके बाद प्लेग, यह भी फेफड़ा को प्रभावित करते हैं और पास्चुरेला पेस्टिस इसमें जीवाणु होता है। उसके बाद अगला काली खांसी, यह खांसी है तो श्वास लेने वाली श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद अगला है गोनोरिया, यह मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। और उसके बाद अगला है डिप्थीरिया, यह श्वास नली को प्रभावित करता है। उसके बाद वही जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक महोदय ने की थी, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, देख चुके हैं आज की वीडियो में। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। और एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो हमारा आज का क्लास बैक्टीरिया बेस्ड था, आज का टॉपिक ही बैक्टीरिया था। आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छा से समझे, एकदम सामान्य भाषा में ये वीडियो बनाया गया है और अच्छा से देख के एग्ज़ाम में इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना से जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।